अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में। देखें, हम डिटेल में बड़ा एक्यूट इन्फ्लामेशन को करके आ चुके हैं। जब भी हमारी बॉडी को कोई भी स्टिमुलस डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे टिश्यूज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इन द रेस्पॉन्स ऑफ दैट डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट करती है, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स सडन है, बिल्कुल उसका ऑनसेट सडन है और वो ड्यूरेशन बिल्कुल उसकी शॉर्ट पीरियड ऑफ दैट टाइम अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स डिलेड है, मतलब बड़ी सुस्ती के बाद वो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर रही है, टिश्यूज़ कर रहे हैं और बड़े अरसे तक कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स प्रोलॉन्ग्ड है, मीन्स के फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स तक है, तो फिर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन विच इज़ द प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू दैट परसिस्टेंट स्टिमुलस और स्टिमुलाई। हेयर इज़ इंजरी। देखिए, अगर इंजरी हो रही है और कंटिन्यूस वो स्टिमुलस उसको तंग कर रहा है, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स ही देगी। और डिलेड, क्योंकि इट्स नेचर इज़ डिले, तो फिर वो डिलेड रिस्पॉन्स देती है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ये है कि देखें, ड्यू टू दैट परसिस्टेंट स्टिमुलस, ड्यू टू दैट कंटिन्यूस स्टिमुलस ऑफ दैट इंजरी, तो हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज़ डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी फिर उनको जो है वो रिपेयरिंग की तरफ लेके जाती है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को जानने का तरीका यही है कि इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ साथ इसकी टिश्यू रिपेयरिंग भी हो रही होती है। मतलब व्हेन देयर इज़ बोथ थिंग्स आर टुगेदर, मीन्स टिश्यू रिपेयरिंग एंड टिश्यू इंजरी, तो वी कैन कॉल इट क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स की बात करें तो जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर हमने पढ़ा कि दो सेल्स वर न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे पहले आगे मुकाबला कर रहे थे। तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स बड़े सुस्त होते हैं लेकिन हार्मफुल होते हैं। इनके अंदर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स वगैरह आ जाते हैं। हार्मफुल इसलिए कहा बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लामेशन इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिव एज वेल एज हार्मफुल रिस्पॉन्स। लेकिन हम एक्यूट इन्फ्लामेशन की अगर नेचर की बात करें तो दैट इज़ मोर प्रोटेक्टिव दैन हार्मफुल। और जब क्रोनिक की बात आती है तो दिस इज़ कंसीडर्ड इज़ हार्मफुल बिकॉज ये सुस्त है लेकिन डेंजरस है। ठीक है, दैन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। सो इन्फ्लामेटरी सेल्स के अंदर आप याद रखेंगे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल, दीज थ्री सेल्स आर द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। अच्छा, हॉलमार्क क्या होता है, मतलब विच थिंग्स आर कंसीडर टू डायग्नोज दैट क्रोनिक इन्फ्लामेशन? तो उसके अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैक्रोफेजेस, मतलब देयर इज़ मैक्रोफेजेस इन द रिपोर्ट्स, तो वी कैन से दैट दिस पर्सन और दिस पेशेंट हैज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसी तरह टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है साथ साथ टिश्यू रिपेयरिंग के, तब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। और इसके साथ अगर फाइब्रोसिस, स्कारिंग डेवलपमेंट हो रही है तो तब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रहा है। मैक्रोफेजेस की जहाँ पे बात करें तो मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के अलग अलग साइट्स पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर मैक्रोफेजेस स्किन के अंदर मौजूद हों तो उनको हम लैंगेन सेल्स कहते हैं। अगर वो लिवर के अंदर मौजूद हों तो क्यूपलर सेल्स कहते हैं। अगर वो लंग्स के अंदर मौजूद हों तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। अगर वो CVS मीन्स के सेरिब्रल वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद हों तो फिर माइक्रोग्लाया के नाम से जाने जाते हैं। इट मीन्स कि अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्किन के अंदर हो रही है तो वहाँ पे लैंगेन सेल्स बढ़ेंगे। अगर लिवर के अंदर हो रही है तो क्यूपलर सेल्स बढ़ेंगे। इसी तरह अगर CVS के अंदर हो रही है तो माइक्रोग्लायल सेल्स की तादाद बढ़ेगी। टाइप्स की जहाँ तक बात है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है टू टाइप्स, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। जहाँ पे नाम ही बताता है कि chronic granulomatous inflammation is there is something about the granulomatous inflammation. It means कि वहाँ पे कोई ग्रेन्यूलोमा टाइप कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि स्पेसिफिक एरिया पे होता है और स्पेसिफिक जगह पे ही कवर्ड होता है, तो उसको हम इसी वजह से स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। तो क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन के अंदर वी विल टॉक अबाउट द ग्रेन्यूलोमा विच इज़ कवर्ड एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक साइट। और क्रोनिक नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन के अंदर वही चीज़ होती है लेकिन देयर इज़ नो एनी ग्रेन्युलोमा टाइप स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो एनी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज स्प्रेडेड आउट एंड नॉन स्पेसिफिक। तो इस वजह से इसको नॉन स्पेसिफिक और जनरलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसको डिटेल के अंदर करते हैं। सबसे पहले क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, ये अगर आप फिगर को देखें तो देखें सबसे पहले जो ब्लैकिश पार्ट है, दिस ब्लैकिश पार्ट इज़ इंजरी। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे आप इर्द गिर्द देखें तो सराउंडिंग में कुछ सेल्स आके उसको
घिराव दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो सेल्स आ रहे हैं, दी सेल्स आर कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स बेसिकली आर द एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस, मतलब ये मैक्रोफेजेस ही होती हैं लेकिन थोड़े से एनलार्ज्ड होते हैं, ताकतवर होते हैं। सबसे पहले ये आते हैं, ये इंजीरियस साइट को कवर करते हैं। उसके बाद फिर कुछ और सेल्स आते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स में और सेल्स में प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो वो आते हैं, प्लाज्मा सेल्स आ गए, लिम्फोसाइट्स आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए। उसके बाद अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें तो जो कि बिल्कुल इनलार्ज्ड है और इन सबसे बड़ा है। तो दिस सेल इज़ कॉल्ड जीएंट सेल्स। और ये क्या है और क्यों क्यों आते हैं यहाँ पे? देखें, ये सबसे आखिर में जो सराउंड करते हैं इन तमाम चीज़ों के बाद, जो सबसे आखिर में आते हैं इन देयर पेरीफ्री, दीज सेल्स आर जीएंट सेल्स। और ये जीएंट सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। मतलब जब लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस मिल के अगर बनाएं कोई सेल तो फिर वो जीएंट सेल बनता है। और ये आखिर में आके इनको जो है वो सराउंडिंग के अंदर, आप पेरीफ्री के अंदर ये पाए जाते हैं। इन सब को फिर एक कैप्सूल कवर करता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम फाइब्रोब्लास्ट की बनी हुई है। तो दिस फाइब्रोब्लास्ट लेयर जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करती है, जिसको इसको कैप्सूलेटेड करती है और एक बन जाता है ग्रेन्युलोमा। ये अगर आप कहीं पे स्किन डिजीज़ अगर आप देखे हों तो वहाँ पे ज़्यादा इचिंग की वजह से, अगर हम ज़्यादा ख़ारिश की वजह से वहाँ पे एक धब्बा बन जाता है। इस तरह समझें कि वहाँ पे एक बिल्कुल ही सर्किल बन जाता है और रेडिश कलर का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट इज़ ग्रेन्युलोमा। वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसके बाद हम इसको ग्रेन्युलोमा कहते हैं। तो इसके अंदर तमाम मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, जितने भी सेल्स हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं और सबसे आखिर में एक कैप्सूल बन जाता है और इसको तमाम दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। तो तभी इसको हम कहते हैं क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में सबसे पहले टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस जब हो रहा है तो वहाँ पे क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है। याद रखिएगा, लंग्स के अंदर जिस तरह सार्कोडियासिस है, सार्कोडियासिस में ऑब्वियसली दिस इज़ डिजीज़ ऑफ स्किन। तो वहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको बताया तो इस तरह ही वहाँ पे जो है वो धब्बे बन जाते हैं। केट स्क्रैच डिजीज़ अगेन स्किन डिजीज़। ब्रूसिलियोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। एस्परगिलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, दीज बोथ आर द फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर भी क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। और ये आपको ज़बानी याद हो क्योंकि दीज कैन बी BCQs। आपको कोई भी पूछ सकता है कि भाई हिस्टोप्लाज्मोसिस इज एग्जांपल ऑफ क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो आपको आना चाहिए। अगर हम नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन की बात करें तो देखें, अगर किसी किस्म का ग्रेन्युलोमा नहीं बन रहा, कोई किस्म की कैप्सुलेशन नहीं हो रही, कोई किस्म का कोई कैप्सूल नहीं बन रहा, कोई फाइब्रोब्लास्ट नहीं है, लेकिन वही सेल्स वहाँ पे मौजूद है, तो वो क्रोनिक नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन कहलाती हैं। दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस एट द साइट ऑफ इंजरी। इसकी एग्जांपल्स तक बात करें तो इन्फेक्शन कैन बी कॉज ऑफ क्रोनिक non-granulomatous inflammation and examples there is HIV, HCV and HPV. इसी तरह autoimmune disorder can be the cause of chronic non-granulomatous inflammation. In its examples there is rheumatoid arthritis, chronic ulcerative colitis. इसी तरह cancer is example of chronic non-granulomatous inflammation. We can consider cancer as cause basically. तो cancer can cause chronic जो है वो granulomatous inflammation. Allergic inflammation, this can be the cause of chronic non-granulomatous inflammation. और इसी तरह इसके एग्जांपल कर अगर हम देखें तो एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। इसी तरह अगर क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो रही हैं, जिस तरह अल्कोहलिक डिजीज़ हैं जिसके अंदर क्रोनिक लिवर और अल्कोहलिक पेनक्राइटिस अगर हुआ है तो वहाँ पे भी क्रोनिक नॉन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है। आउटकम की बात करें, अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन की आउटकम की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ या तो बिल्कुल ही रिजॉल्व हो जाएगा या तो फिर वहाँ पे फाइब्रोसिस और स्कारिंग डेवलपमेंट होगी, मीन्स के वहाँ पे कोई एब्सेस वगैरह, और या तो फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो दैट क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड्स टू दैट मेलिग्नेंसी, मतलब वो मेलिग्नेंसी की तरफ जा सकती हैं, कैंसर की तरफ जा सकती हैं। मतलब दैट टिश्यू, डिस्टर्ब्ड टिश्यू और डिस्ट्रॉयड टिश्यू कैन बी transformed into that malignancy. So this was all about the chronic inflammation and inflammation completes here. और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।